दोस्तों क्या हाल चाल है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज हम लोग अपने 35 मार्क्स की तैयारी के बचे हुए 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ सरप्राइज देने वाला हूं और वो सरप्राइज आपके लिए थोड़ा सा आप लोग उसके लिए तैयारी करके रखिएगा। वो हम लेक्चर के लास्ट में बात करेंगे ताकि आपको उस सरप्राइज के बारे में नॉलेज हो सके, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक के सारे क्वेश्चन हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करूं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 31 है आपका लॉग का क्वेश्चन। जरा ध्यान से देखिए, दे रखा है कि इफ log xy टू द बेस x इज इक्वल्स टू a, तो आपसे log xy टू द बेस y की वैल्यू पूछे इन टर्म्स ऑफ a। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं ध्यान से तो यहां दो चीजें मल्टीप्लाई में है, तो मैं उसे प्लस में करके लिख सकता हूं, माने log x प्लस log y और टू द बेस x और टू द बेस x बराबर a, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 1 हो गई। तो 1 प्लस log y टू द बेस x इज इक्वल्स टू a। तो log y टू द बेस x की वैल्यू कितनी निकल आई आपकी, a माइनस 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि log x टू द बेस y की वैल्यू क्या होगी, भाई इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। क्यों कर देंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले मैं आपको करके दिखा रहा हूं। इसके क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे, माने a माइनस 1 अपॉन a माइनस 1। भाई जैसे अगर हम बात करें log a टू द बेस b की, तो इसका मतलब होता है log a अपॉन log b, सही है ना। log a टू द बेस b की बात करें तो इसका मतलब होता है log a अपॉन log b। ऐसे ही अगर मैं आपसे log b टू द बेस a की बात करूं तो ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log b अपॉन log a हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकेट है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। माने log a टू द बेस b को मैं 1 अपॉन log b टू द बेस a लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। या ये कहूं log b टू द बेस a को मैं 1 अपॉन log a टू द बेस b लिख सकता हूं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो जरा देखिए, log y टू द बेस x की वैल्यू a माइनस 1, तो log x टू द बेस y की वैल्यू मैंने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, तो ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा। भाई अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो ये 1 अपॉन a माइनस 1 हो जाएगा। अब आपसे वैल्यू पूछी है, जरा ध्यान दीजिए, किसकी वैल्यू पूछी है, log एक्स वाई टू द बेस वाई। तो इसको भी हम क्या कहें कि भाई log के अंदर कोई दो क्वांटिटी अगर प्लस में होती है तो इसे किस में करके लिखते हैं, इनटू में होती है तो किस में करके लिखते हैं, प्लस में करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा log x प्लस log y टू द बेस y टू द बेस y, सही है ना, क्योंकि इसका बेस क्या है, y है। तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वैल्यू कितनी हो गई, जरा ध्यान से देखिए, यहां से ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन a माइनस 1, और ये वैल्यू कितनी हो गई, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए। इसको हम यहां पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। तो एलसीएम आ जाएगा a माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस a माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल, माने a अपॉन a माइनस 1। आंसर हो गया C। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ गया। थोड़ा सा आपको दिमाग कहीं कहीं क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 2। तो पहले ये बताइए, एन नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, एन नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ये देखिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो रहे हैं। एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 ये होता है। ये आपको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। माने मैं इस स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह कितना लिख दूं, 2 लिख दूं। मैंने 2 लिख दिया। आपसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ एन, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि भाई रूट हटाना पड़ेगा तो हमें क्या करनी पड़ेगी, बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 4 और ये इंटू 12 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, ये माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माने 48 प्लस 1 49 का अंडर रूट कितना आ गया, 7। माने कितने ऑब्जर्वेशन होंगे, 7 ऑब्जर्वेशन होंगे। फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, कितना होगा,
2 होगा, चाहे n की वैल्यू आप यहां 7 लगा के देखिए, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48 अपॉन 12 4 का अंडर रूट 2, तो आंसर कितना आएगा 7 आएगा, बी वाला आंसर। इसके बाद तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन फिर दोबारा देखिए, इफ अर्थमेटिक मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स आर 10 एंड 40 रिस्पेक्टिवली, माने आपको अर्थमेटिक मीन दे रखा है कितना 10, किसका एक्स का, और आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है, किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है, किसका एक्स का, कितना है 40, ठीक है ना, यूनिट फ्री होगा इसलिए आगे यूनिट ही लिखी। अब एक बार बताइए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता क्या है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोस्तों होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन, मतलब अगर इसकी मैं बात करूं तो दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स इंटू 100%। ये कट गया 10 से 10 कट गया, इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना आ गया आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना आ गया 4 यूनिट आ गया। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स भी पता है और आपको अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स भी पता है। अब आपसे उसने पूछा क्या है, वो कह रहा है व्हाट इज द वेरिएंस पूछा है, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 15 माइनस 2x। भाई एक बात बताइए, स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या ओरिजिन का कोई फर्क पड़ेगा, किसी भी डिस्पर्जन पे ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, किसका फर्क पड़ता है स्केल का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे स्केल का फर्क पड़ेगा। अब वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जब स्टैंडर्ड डेविएशन पे स्केल का फर्क पड़ता है तो वेरिएंस पे क्या होगा, स्केल के स्क्वायर का फर्क पड़ेगा, वेरिएंस पे क्या होगा स्केल के स्क्वायर का फर्क पड़ेगा। या फिर एक काम करिए, सबसे पहले आप इस वाली क्वांटिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लीजिए। क्या करेंगे आप, 15 को तो कट कर देंगे और x की जगह कितना लगा देंगे 2, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा 8 यूनिट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना आ गया 8 यूनिट। जब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 8 है तो वेरिएंस ऑफ y क्या होगा 8 का स्क्वायर माने 64 यूनिट स्क्वायर, 64 यूनिट स्क्वायर माने आंसर हो गया सी। बात समझ में आ गई दोस्तों, करने का तरीका समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। अगर आप लोग आंसर दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आंसर देते रहिए, मुझे पता लगता रहेगा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है द मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग, किस ग्राफ से पता कर सकते हैं भाई, मीडियन को किस ग्राफ से पता किया जा सकता है, ओजाइव से। मॉड को किस ग्राफ से पता किया जा सकता है, हिस्टोग्राम से, ठीक है ना। लेकिन मीन किसी भी ग्राफ से कैलकुलेट नहीं हो सकता, चाहे वो अर्थमेटिक मीन हो, चाहे वो ज्योमेट्रिक मीन हो, चाहे वो हार्मोनिक मीन हो, क्योंकि इट इज अ कैलकुलेटिव रिजल्ट। ये क्या होता है, कैलकुलेटिव रिजल्ट होता है। अर्थमेटिक मीन किस पे बेस्ड होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन पे। ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं, इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन या रेशियो ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन पे। बात समझ में आ गई ना। तो अगर मैं बात करूं मीडियन किस ग्राफ से पता कर सकते हैं, तो ओजाइव से पता कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है द प्रॉफिट्स, पहले तो एस लगा हुआ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे प्रॉफिट है आपके साथ, मेड बाय XYZ बैंक। जैसे मान लीजिए SDFC बैंक की बात करूं तो प्रॉफिट्स मेड बाय SDFC बैंक इन डिफरेंट ईयर्स, बहुत सारे ईयर्स में जो SDFC बैंक ने प्रॉफिट कमाए, अगर आप उसे एक डेटा की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो वो कैसा वेरिएबल होगा, क्या वो एट्रीब्यूट होगा, क्या वो क्वालिटी होगी, नहीं, इट इज नॉट अ क्वालिटी, इट इज अ क्वांटिटी, इट इज अ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब वेरिएबल की फॉर्म हो गई। अब कौन सा वेरिएबल होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, भाई बहुत सारे प्रॉफिट है, ठीक है ना, बहुत सारे प्रॉफिट है, और आप इसे क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ईयर्स में रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। आप इसे क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ईयर में रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होगा भाई, आप कैसे दिखाएंगे, आप ईयर लिखेंगे, यहां लिखेंगे 1991, 1992, 1993, इस टाइप से लिखेंगे आप, और यहां लिखेंगे प्रॉफिट्स। तो ये एक टाइप का कैसा डेटा है, क्या ये इंटरवल की फॉर्म में है, नहीं, क्या ये बिना इंटरवल की फॉर्म में है, यस, तो इट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। ये क्या कहलाएगा, एक डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाएगा। भाई जो डेटा इंटरवल की फॉर्म में होगा
उसे तो हम कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं, और जो डेटा इंटरवल की फॉर्म में नहीं होगा उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 भी खत्म हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ये एक इंडाइसिस का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, 18 की पावर 3.5, 27 की पावर 3.5 और 6 की पावर 3.5। चाहे तो मैं इसे ऐसे करके भी लिख सकता हूं। देखिए सब चीजें पावर सबकी 3.5 कॉमन है, माने मैंने इसे होल पावर 3.5 लिख के ऐसे कर लिया कि 18 डिवाइड बाय 27 और इंटू 6 इज इक्वल टू 2 की पावर x। सही है ना? तो ये कट जाएगा, 9 2 जा 9 3 जा 3 2 जा, माने कुल मिला के आ गया 2 की पावर 7। भाई ये 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 2 की पावर 3.5 माने 2 की पावर 7 हो गया, इज इक्वल टू 2 की पावर कितना हो गया, x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। बात समझ में आ गई? तो ये इंडाइसिस का सिंपल सा क्वेश्चन है पावर को इक्वेट करने का। आप चाहें तो इसमें यहां पे भी फैक्टर कर सकते थे भाई, इसको लिख सकते थे 3 का स्क्वायर इंटू 2, इसको लिख सकते थे 3 का क्यूब, और इसको लिख सकते थे 3 इंटू 2। बात समझ में आ गई? तब भी आप कर सकते थे, तब भी सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। अब सर ये जो क्वेश्चन है ये एक इक्वेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूं, कोई सा भी एक 2 डिजिट का नंबर क्या होगा, जैसे मैंने लिख दिया 27, तो इट इज अ 2 डिजिट नंबर। 38 इट इज अ 2 डिजिट नंबर। 435 इट इज अ 3 डिजिट नंबर। ये एक 3 डिजिट नंबर है। तो आपको समझ में आ गया होगा किसकी बात कर रहा है। वो कह रहा है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 50। द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, द गिवन नंबर एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9। ठीक है ना? जो नंबर है वो अपने नंबर से क्या हो जाता है, 9 बढ़ जाता है। फाइंड द गिवन नंबर, माने आपसे 2 डिजिट का नंबर पूछ रहे। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया, जो मेरे पेड स्टूडेंट है उनको पता है, इन क्वेश्चनों को तो हम वर्बली सॉल्व करते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है। लेक्चर्स में मैंने सारी चीजें आपको बहुत ओपनली बताई हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ये कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट। जैसे इसके में अगर डिजिट की बात करूं तो यूनिट प्लेस पे आ गया 7 और टेंस प्लेस पे आ गया 2, यूनिट प्लेस पे आ गया 8 और टेंस प्लेस पे आ गया 3। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आंसर आप दे सकते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। माने किसके डिजिट का सम 15 आ रहा है, इसका सम 15 आ रहा है बिल्कुल, इनका सम 15 आ रहा है बिल्कुल, इनका सम 15 आ रहा है बिल्कुल। माने ए बी सी अभी तक आंसर तीनों और डी भी हो सकता है। आगे कह रहा है द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर। अगर आप इसको रिवर्स कर दें 87, इसको रिवर्स कर दें तो 78, और इसको रिवर्स कर दें तो 69। वो कह रहा है गिवन नंबर एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9। माने वो गिवन नंबर से क्या हो जाता है, 9 ज्यादा हो जाता है, गिवन नंबर से 9 ज्यादा हो जाता है। माने इन दोनों का माइनस, इसमें से ये अगर मैं माइनस करूं तो क्या वो, इसमें से अगर ये माइनस करूं तो क्या बचना चाहिए, 9 बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आंसर ए होगा। अगर इसमें से इसको माइनस करो तो -9 बच रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जैसे हमने ही रिवर्स किया ऑर्डर को, ठीक है ना, जैसे 78 का ऑर्डर रिवर्स किया तो 87 आ गया। तो वो कह रहा है एक्सीड द गिवन नंबर, माने गिवन नंबर से ये 9 ज्यादा है। बिल्कुल ठीक बात। तो आंसर इसका क्या होगा, ए होगा। इसमें ये 9 कम हो गया, एक्सीड नहीं हुआ, ये 9 क्या हो गया, इससे कम हो गया। वहां वो कह रहा है वो 9 क्या हो गया, ज्यादा हो गया। बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखने वाली बात ये थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, एन ऑटो रिक्शा कवर्स फर्स्ट 30 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अनदर 20 किलोमीटर। अब देखिए पहले चला 30, अब चल रहा है 20। पहले चला 30, अब चल रहा है 20। देखिए दोनों की डिस्टेंस क्या हो गई, अलग अलग हो गई। अगर डिस्टेंस अलग अलग होती है तो मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, हमेशा एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब सबसे पहले देखिए
क्या क्या चला इसने, 30 किलोमीटर, ये हो गया D1 एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, ये पर आवर पूरा यहां पे लिखा हुआ है, तो ये हो गई स्पीड 1, ठीक है ना। फिर कह रहा है अनदर 20 किलोमीटर, माने ये हो गया D2, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, माने ये हो गया S2। फिर लास्ट 20 किलोमीटर, माने ये हो गया D3 एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, माने ये हो गया S3। तो वो कह रहा है एवरेज स्पीड बताइए। अब टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 30A 20A और 20A, 30 और 20 50 और 20 70, यहां आ गया 70 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम कितना लगा। भाई स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो D1 डिवाइडेड बाय S1 दैट इज द फर्स्ट टाइम इंटरवल, कितना हो जाएगा 30/8 प्लस 20 डिवाइड बाय 3 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, बस इतने किलोमीटर पर आवर। तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी सर, क्या हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू मेमोरी प्लस 20 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू मेमोरी प्लस और 20 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू मेमोरी प्लस। MRC कर दिया 20.41666 करके वैल्यू आ रही है। अब इसको हमने मेमोरी में नोट कर लिया 20.41666, तो 70 डिवाइड बाय MRC और डिवाइड बाय 2 और कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.85, कुछ गड़बड़ हो गया, 70 डिवाइडेड बाय, दोबारा से कर लेते हैं, 30 डिवाइड बाय 8 मेमोरी प्लस 20 डिवाइड बाय 3 मेमोरी प्लस 10 मेमोरी प्लस MRC, ये आ गया, ठीक है ना। तो 70 डिवाइड बाय MRC 3.42, माने आंसर आ गया B, ठीक है ना, आंसर क्या आ गया B। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी एवरेज स्पीड की बात है, अगर आपको भाई देखिए डिस्टेंस अगर सेम दे रखी है तो आप डायरेक्ट हार्मोनिक मीन निकाल लीजिए गिवन स्पीड्स का। माने अगर मान लीजिए ये 20 होता तो हम सीधे सीधे, अगर मान लीजिए 30 की जगह क्या होता 20 होता, तो मुझे इतना काम करने की जरूरत ही नहीं है, ये 3 स्पीड से मेरा मतलब होता, किनसे किससे, 8 से, 3 से और 2 से। तो सीधे सीधे क्या हो जाता, 3/1/8 प्लस 1/3 प्लस 1/2, इतने किलोमीटर पर आर। लेकिन इस कंडीशन में क्या थी, डिस्टेंस सेम होती, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20। अभी डिस्टेंस क्या है, तीनों की अलग अलग है। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 14.4, तो सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा 144। आउट ऑफ दिस मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 16.5, तो सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा 16.5 इंटू 4, 16 4 जा 64 और 2 66 हो जाएगा। बोल रहा हूं 66, लिख रहा हूं 62, देखिए जरा हालत देखिए 66। अब वो कह रहा है देन फाइंड द मीनिंग ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। अब बचे हुए ऑब्जर्वेशन कितने हुए 6, तो सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इसमें से ये माइनस कर दें, कितना बचेगा ये 8 और 13 में से 6 गया 5, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन क्या होगा 58 डिवाइड बाय 6, 6 9 जा बचेगा कितना 2 वो 4 और 6 4 जा और 4 जा, माने कुछ गड़बड़ हो गई क्या भाई, सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन है 14.4, तो सम हो जाएगा 144। आउट ऑफ दिस मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन है 16.5, तो 16.5 इंटू 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा जी ये 66। तो 144 माइनस 66 डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन बचे आपके 6 बचे, 6 13 आएगा। 144 माइनस 66 78 बचेगा बेटा, ये गलती हो गई मेरे से, यहां 78 बच रहा है 78, तो 78 डिवाइड बाय 6 करेंगे कितना हो जाएगा सीधे सीधे 13,
तो आंसर हो गया 13। बात समझ में आ गई सर? ये क्वेश्चन हमने अर्थमेटिक मीन के बहुत सारे क्वेश्चन पहले से ट्राई कर रखे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है इफ देयर आर 5 क्वेश्चंस इन अ पेपर, इन हाउ मेनी वेज कैन अ बॉय सॉल्व वन और मोर क्वेश्चन फ्रॉम द पेपर। याद करिए, जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं, जितने भी बच्चे पेड बच्चे ये क्लास देख रहे हैं, उनको सबको पता है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। और जो बच्चा मेरे अनपेड स्टूडेंट है या जिन्होंने अपनी सेल्फ स्टडी करी है या किसी और टीचर से तैयारी करी है, तो भाई एक यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5। इन 5 में से कम एक या एक से ज्यादा करने हैं, माने 5 में से कोई एक को सेलेक्ट करेंगे 5C1, 5 में से किन्हीं 2 को सेलेक्ट करेंगे 5C2, 5C3, 5C4 और 5C5। इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 की पावर 5 माइनस 1, माने दैट इज इक्वल टू 31। आंसर हो गया बी। 1 और मोर की कंडीशन है 2 टू द पावर n माइनस 1 डायरेक्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है एन ऑटोमोबाइल ड्राइवर ट्रेवल्स फ्रॉम पटना टू दिल्ली एट अ डिस्टेंस ऑफ 1220 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई आपकी स्पीड नंबर 1, ये हो गई आपकी स्पीड नंबर 1 और ये हो गई आपकी डिस्टेंस नंबर 1। ठीक है ना? वो कह रहा है ही देन मेक्स द रिटर्न ट्रिप, उसने फिर दोबारा रिटर्न ट्रिप लिया एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, माने अब डिस्टेंस सेम हो गई और स्पीड हो गई ये, माने D2 और D1 दोनों बराबर है, D1 और D2 दोनों बराबर है और स्पीड है पहली वाली 30 किलोमीटर पर आवर की और दूसरी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर की। वो कह रहा है ही कवर्स अनदर 1220 किलोमीटर। अब अगेन डिस्टेंस कितनी हो गई 1220 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, माने ये आपकी हो गई स्पीड नंबर 3, ये हो गई आपकी स्पीड नंबर 3। वो कह रहा है हिज एवरेज स्पीड ओवर द इंटायर जर्नी। तो भाई जब तीनों डिस्टेंस सेम है तो हम इन तीनों स्पीड का क्या निकाल लेंगे, सीधे सीधे हार्मोनिक मीन निकाल लेंगे। तो हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा भाई, कितना ऑब्जर्वेशन है 3, 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 1/30 प्लस 1/25 प्लस 1/50, इतने किलोमीटर पर आवर। जरा चेक करिए कौन सा वाला आंसर हुआ। आंसर हो गया सर ए। आंसर क्या हो गया ए। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42। सर ये एलिगेशन और मिक्सचर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है शुगर एट द रेट ऑफ 15 रुपीज पर किलोग्राम इज मिक्स विद शुगर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर किलोग्राम इन द रेशो 2:3। माने दो टाइप की शुगर थी, दो टाइप की शुगर थी, शुगर नंबर 1 और शुगर नंबर 2। इसकी कॉस्टिंग थी ₹15 पर किलोग्राम, इसकी कॉस्टिंग थी ₹20 पर किलोग्राम। इन्हें मिक्स किया गया 2:3 में, इन्हें मिक्स किया गया 2:3 में। माने अगर यहां 2 किलोग्राम लेगा तो यहां 3 किलोग्राम, यहां 20 किलोग्राम लेगा तो यहां 30 किलोग्राम, यहां 200 किलोग्राम लेगा तो यहां 300 किलोग्राम, यहां 2 कुंटल लेगा तो यहां 3 कुंटल, यहां 2 टन लेगा तो यहां 3 टन, इस टाइप से 2:3 में मिक्स किया गया। तो अगर मैं इसकी एवरेज कॉस्ट की बात करूं तो इसकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी भाई, देखा जाए ये इसकी क्या हो गई वेटेज हो गई, ये इसकी क्या हो गई वेटेज हो गई, और ये क्या हो गया ऑब्जर्वेशन हो गया। तो भाई ऑन एन एवरेज माने वेटेड अर्थमेटिक मीन की बात करें तो क्या होगा भाई, समीशन WX 15 2 जा 30 प्लस 23 जा 60 अपॉन समीशन W का मतलब 5, तो ये आ जाएगा 18 रुपीज 18 पर किलोग्राम, ₹18 पर किलोग्राम। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है द डॉर्बिश एंड बाउले इंडेक्स नंबर ऑफ द डेटा इज 150। अब ये बताइए डॉर्बिश और बाउले का इंडेक्स नंबर क्या होता है? दैट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्प्रे इंडेक्स नंबर एंड पास्चे इंडेक्स नंबर। तो 150 बराबर कितना हो गया
L प्लस पी अपॉन टू, 150 बराबर कितना हो गया L प्लस पी अपॉन टू, माने L प्लस पी की वैल्यू आ गई कितनी 300, L प्लस पी की वैल्यू कितनी आ गई 300। ये पहली बात हमें नोट हो गई हमारे पास। वो कह रहा है फिशर इंडेक्स नंबर इज 149.79। फिशर इंडेक्स नंबर माने अंडर रूट एलपी कितना दे रखा है आपको 149.79। भाई क्योंकि फिशर का इंडेक्स नंबर क्या होता है, लेस्प्रे और पास्चे के इंडेक्स नंबर का क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो अगर इसका स्क्वायरिंग करूं तो एलपी की वैल्यू निकल आएगी, माने 149.79 149.79 इंटू दबा कर इक्वल 2243.70441, ये वैल्यू निकल आई। अब आपसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ लेस्प्रेस इंडेक्स नंबर, तो आप एक काम करिए यहां से पास्चे की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी 300 माइनस एल, और ये पी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए, ये पी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो 2243.70441 और पी की जगह क्या लगेगा 300 माइनस एल लगाएंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब इसे सॉल्व मत करिएगा, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों ऑप्शन चेक करके देख लीजिए, नहीं तो आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज। पहला 142 लगा के देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 142 इंटू 300 माइनस 142 का मतलब हो गया 158, ये हो जाएगा 22436, ये 437 पॉइंट कुछ आ रहा था बेटा 7.3, ठीक है यही आंसर होगा फिर, ठीक है ना। 422436 देखिए 437 आ रहा है। अच्छा तो फिर ये ज्यादा हो जाएगा, मतलब इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो आंसर किसका कितना होगा इसका 142 होगा। सही है बिल्कुल 146, क्योंकि अप्रॉक्स में है ना, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करने पे हमने सारी वैल्यू को कंसीडर नहीं किया होगा, तो जो नियरेस्ट वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 142 होगा। अच्छा 142 भी हो सकता है 158 भी हो सकता है, ये भी बता दो, दोनों आंसर सही है। वो क्वेश्चन गलत दे रखा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। वो कह रहा है इफ x बराबर 4 टू द पावर 1/3 प्लस 4 टू द पावर -1/3, आपसे इसकी वैल्यू पूछा है। तो जो मेरे पेड स्टूडेंट है उनको पता होगा, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों को, और कोई शॉर्ट टेक नहीं लगानी, सीधे सीधे पावर 1/3 है तो बोथ साइड क्या करेंगे, क्यूबिंग करेंगे। तो जब क्यूबिंग करेंगे तो x क्यूब इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा 4 टू द पावर 1/3 का क्यूब कितना होगा 4, प्लस 4 टू द पावर -1/3 का क्यूब कितना होगा 4 टू द पावर -1 मतलब 1/4, प्लस आएगा 3। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, और क्या बचेगा x, तो x क्यूब माइनस 3x कितना आ जाएगा 17/4, कितना आ जाएगा 17/4, आंसर हो गया अभी। भाई इसमें करा क्या हमने, इसमें हमने बोथ साइड क्यूबिंग कर दिया। तो जरा देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो जरा देखिए ये a हो गया, अगर फर्स्ट करिए ये a है और ये b है, तो a का क्यूब 4 की पावर 1/3 का क्यूब, 3 से 3 कैंसिल 4 बचेगा, 4 की पावर -1/3 का क्यूब माने 4 की पावर -1 तो 1/4 बचेगा। 3ab जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और a प्लस बी की जगह क्या लिख दिया x लिख दिया, बात समझ में आ गई। तो x क्यूब माइनस 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17/4। अगर बिल्कुल सेम वे में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन होता है x की पावर 5 की x इक्वल्स टू 5 टू द पावर 2/3 प्लस 5 टू द पावर -2/3, तो बोथ साइड क्यूबिंग कर देंगे, क्या हो जाएगा x क्यूब, ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 1/25 और प्लस 3, ये दोनों सेम पावर है लेकिन साइन क्या है अपोजिट, कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बचेगा x। तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिए। वो कह रहा है 9 टू द पावर 2x बराबर 27/3 की पावर x प्लस 2, देन द वैल्यू ऑफ x। तो ये भी दिख रहा है ये 3 की पावर है, और ये भी दिख रहा है ये 3 की पावर है, तो सीधे सीधे इसके क्या कर ले, बेस बराबर कर ले और पावर को क्या कर दे, इक्वेट कर दे। तो ये 3 की पावर कितना है 2, माने 3 की पावर 2 की पावर 2x इज इक्वल्स टू, ये 3 की पावर कितना है
3, और ये जो 3 की पावर है ऊपर माइनस में चली जाएगी तो माइनस एक्स माइनस टू, माइनस एक्स माइनस टू। तो सीधे सीधे ये 3 की पावर कितना हो गया 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस एक्स। तो 5x बराबर 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। ये क्वेश्चन नंबर 45 भी आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। वो कह रहा था वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। आपसे वेरिएंस तो पूछा है लेकिन किसका, एन नेचुरल नंबर का पूछता तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है नेचुरल नंबर का, अभी हमने क्वेश्चन करा था क्या होता है अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 1/12। तो वेरिएंस क्या हो जाता, अंडर रूट हटा देते स्क्वायरिंग कर देते तो क्या हो जाता एन स्क्वायर माइनस 1/12। लेकिन यहाँ पे इसने एन नेचुरल नंबर का आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं पूछा है, क्या पूछा है वेरिएंस पूछा है। तो एन इवन नेचुरल नंबर का पूछा है, एन नेचुरल नंबर का नहीं, एन इवन नेचुरल नंबर का। तो सबसे पहले इवन नेचुरल नंबर लिख लीजिए 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन टू 2n। ये हो गया, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या करिए आप डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, कितना बचा 1 2 3 अप टू सो ऑन टू n हो गया, ठीक है ना। अब ये बताइए इसका इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये होगा अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1/12। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने इससे बैक साइड पे जाने के लिए क्या करेंगे, यहां डिवाइड बाय 2 करता तो यहां इससे क्या कर देंगे इंटू 2 कर देंगे, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1/12। ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आया। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं चाहिए था, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था वेरिएंस चाहिए था, हमें क्या चाहिए था वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1/12। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 1 जा 4 3 जा, तो आंसर आ गया एन स्क्वायर माइनस 1/3। सी आंसर हो गया, एन स्क्वायर माइनस 1/3, सी इज द आंसर। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। वो कह रहा है इफ x एंड y आर रिलेटेड बाय दिस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ x आर 5 and 10। माने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपके पास है 5, अरिथमेटिक मीन ऑफ x आपके पास है 10, ठीक है ना। वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y पूछ रहा है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना होगा, 5 को तो कट कर दीजिए और x की जगह 5 लगा दीजिए, कितना आ गया 10। ऐसे अरिथमेटिक मीन ऑफ x क्या, वो y क्या होगा भाई। अब 5 को कट नहीं किया जाएगा क्योंकि सेंट्रल वैल्यू पे ओरिजिन और स्केल दोनों का फर्क पड़ता है। सीधे सीधे x की जगह 10 लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। तो अब आपको पता करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन अरिथमेटिक मीन ऑफ y इनटू 100%। 40 तो इसमें आंसर ही नहीं है सर, 40 तो इसमें आंसर नहीं है सर। तो आंसर भैया गलत दे रखा है, फिर इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो 40 आएगा, गलत दे रखा है इसका आंसर। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आएगा 40 आएगा, 10 2 20 प्लस 5 25 और 5 2 10, 10/25 इंटू 100 40 आएगा इसका आंसर। 47 के ऑप्शन गलत है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है द सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय। मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था कि ये क्वेश्चन इसका आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन है। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी में से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में हम जनरली किस एवरेज का यूज करते हैं, अरिथमेटिक मीन का, लेकिन बेस्ट एवरेज कौन सा होता है, ज्योमेट्रिक मीन। एक तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है सर्कुलर टेस्ट कौन कौन से मेथड ऐसे हैं जो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। पहला, एक तो सिंपल पीआई, दूसरा सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, और तीसरा
वेटेड एग्रीगेटिव मेथड विद फिक्स क्वांटिटी, उस कंडीशन में तीनों जो मेथड होंगे वो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करेंगे। तो कौन कौन से करता है? द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड द वेटेड एग्रीगेटिव मेथड विद फिक्स वेट। ये दोनों जो है, जो मेथड है, ये सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। बाकी कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करे। ना लेस्प्रे, ना पास्चे, ना फिशर, ना डॉर्बेशन वालों, कोई नहीं करता। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, आउट ऑफ 7 men and 4 ladies a committee of 5 is to be formed। माने लेडीज कितनी है? 7, जेंट्स कितने हैं? 4, टोटल हो गए 11। कमेटी सेलेक्ट करनी है 5 की, ठीक है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 3 लेडीज। कम से कम 3 लेडीज चाहिए सर, कम से कम 3। तो हम 3 या 3 से ज्यादा की बात करेंगे? भाई हिंदुस्तानी है, हम हमेशा उल्टा काम करते हैं। हमसे जो काम मना करो वो तो हम जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमसे कहो बेटा पढ़ाई कर लो, बस दिन भर पढ़ते ही नहीं, और कोई काम नहीं है हमें। और जिस समय हम कहें कि बेटा मेहमान आने वाले घर पे पढ़ाई मत करो, बस जब पढ़ने बैठो तब यही होता है। जब पढ़ने बैठो सर तब यही होता है, फिर मत कहना मेरे मार्क्स नहीं आए। घर वालों को समझाते हैं ना। तो एटलीस्ट माने क्या है? कम से कम। तो हम हिंदुस्तानी, हम उल्टा काम करेंगे, हम 3 या 3 से ज्यादा की बात करेंगे। 3 लेडीज, 4 लेडीज और 5, 6 रखना नहीं है, क्योंकि लेडीज कमेटी में कितने की बनानी है? 5 की। यहाँ 3 तो यहाँ 2, यहाँ 4 तो यहाँ 1, यहाँ 5 तो यहाँ 0। अब ये केसेस निकाल लीजिए। 7C3, 7 में से कोई 3, 7C3 का मतलब हो गया 35, 4C2 का मतलब हो गया 6, कितना हो गया? 210। 7C4 का मतलब हो गया 35, 4C1 का मतलब हो गया 4, ये हो गया 140। 7C5 का मतलब हो गया 21 और 4C0 का मतलब हो गया 1, माने 21, माने 371 इज द आंसर। 371 इज द आंसर। इसमें भी ऑप्शन गलत दे रखे हैं सर। 371 इज द आंसर होगा सर, नन ऑफ दिस। बात समझ में आ गई सर? क्लियर हो गई बात? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर मैराथन, मतलब दिस पर्टिकुलर टेस्ट। इस टेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन से चैप्टर की तैयारी करनी है और क्या आपके लिए सरप्राइज है ये मैं बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ 3 + log a to the base 5 बराबर 2 log, यह 25 है बेटा, ये ना, ये 25 है। log b to the base 25 माने 3 + log a to the base 5 इज इक्वल्स टू, अच्छा इस 25 को 2 का 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 log b और 5 का स्क्वायर वाला 2 आगे जाएगा तो अपॉन में जाएगा। भाई ये प्रॉपर्टी होती है कि log a to the base b to the power c। तो ये पावर c जब आगे जाएगा तो 1 अपॉन में जाएगा, 1/c log a to the base b, ठीक है ना। तो ये 5 की पावर 2 का 2 आगे ले गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो 3 बराबर कितना आ गया? log b माइनस log a और 2 द बेस 5 और 2 द बेस 5। अब बेटा एक बार बताइए, log में दो क्वांटिटी अगर माइनस में, log a माइनस log b, ये माइनस में कब आई होंगी? जब ये डिवाइड में होंगी। माने 3 बराबर आ गया log b अपॉन a अपॉन log 5, ऐसे लिख लूं, बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। log b अपॉन a अपॉन log 5, भाई log b माइनस log a को log b अपॉन a और 2 द बेस 5 आता, अपॉन में log 5 लिख दिया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो log b अपॉन a इज इक्वल टू 3 log 5। ये बेटा 3 कब आ गया होगा? जब ये पावर में होगा। तो b अपॉन a की वैल्यू कितनी आ गई? 125। b अपॉन a की वैल्यू कितनी आ गई? 125। a की वैल्यू पूछ रहा है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b अपॉन 125। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b अपॉन 125। आंसर हो गया a। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो यहां पे ये आपका 35 मार्क्स की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब दोस्तों
नेक्स्ट लेक्चर में हमें कितने नंबर की तैयारी करनी है हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, और कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करके आने हैं इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो पुराने चैप्टर्स हैं, पहला रेशो, प्रपोर्शन और वेरिएशन, ये पहला टॉपिक तो आपको कवर करना ही है। दूसरा इंडाइसेस, तीसरा लॉगरिथम, चौथा इक्वेशन, पांचवा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, छठा पीएनसी माने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सातवां स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ठीक है ना, आठवां सेंट्रल वैल्यू, नौवां डिस्पर्जन, 10वां इंडेक्स नंबर, सरप्राइज ये है कि आपको इन्हीं चैप्टर्स की तैयारी दोबारा करके लेके आनी है, और एक बार हम लोग इसके बहुत बड़े माने 100 नंबर के क्वेश्चन की सॉल्व करेंगे, और पहले हम 100 क्वेश्चन को सॉल्व करके इतने चैप्टर्स को पक्का करेंगे, और इनकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जो और बन सकती है क्वेश्चंस की, उन पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे। और यकीन मानिए अगर आपने ये 10 टॉपिक तैयार कर लिए तो इस बात की गारंटी मुझसे रिटर्न में लगवा लीजिए कि जितने अगर आपने ये सारे टेस्ट कर रखे हैं, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है, तो इसमें से कम 40 से 45 नंबर का पेपर आपको 100% पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। 100% 40 से 45 नंबर का पेपर, माने 45 नंबर तो बेयर टू मिनिमम मान लीजिए कि 45 नंबर के क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाई देंगे जो आप यहां पे टेस्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप इन 10 टॉपिक की तैयारी दोबारा से करके आएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके ऊपर करेंगे 100 क्वेश्चन बेस्ड पेपर। हम इसके अंदर करने वाले 100 क्वेश्चन बेस्ड पेपर, और ये इसके जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें नए नए क्वेश्चंस की बात करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, नई नई पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इन टॉपिक्स की तैयारी करके अपने पेपर को बहुत ईजी बनाने वाले हैं, बहुत ईजी। 100% श्योरिटी, जितना मैं पढ़ाऊंगा आपको पेपर के बाहर, उसके बाहर कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है ना दोस्तों, तो फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।